एपिसोड 5। एपिसोड 5। जुनून की हदें। रात बहुत शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक तूफान चल रहा था, अक्ष के अंदर भी और शिवी के दिल में भी। शिवी कमरे के कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू पर चेहरे पर गुस्सा। मुझे नफरत है आपसे, समझे आप? नफरत, उसके ये शब्द अभी भी अक्ष के कानों में गूंज रहे थे। अक्ष अपने कमरे में था, हाथ की नसें अब भी खींची हुई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में दर्द का सागर। ग्रेटर देन अक्ष धीमे स्वर में। नफरत वही कर सकता है जिसमें कहीं न कहीं मोहब्बत बची हो, जान। वो उठता है, अपनी कोट पहनता है और बाहर निकल जाता है। कल मिलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह का वक्त नैनीताल की पहाड़ियों पर सूरज उग चुका था। ठंडी हवा में हल्की धूप जैसे सब कुछ नया करने आए हो। रात को शिवी कब सो उसे पता ही नहीं चला। और इधर आकाश जी और कविता जी दोनों नैनीताल आ गए थे। किशोर जी उन्हें लेने के लिए निकाल गए थे। ईशा जी उनके आने की सारी तैयारियां करना में लगी हुई थी। शिवी बालकनी में बैठी थी, कॉफी का कप हाथ में, पर दिल कहीं और भटका हुआ। उसे अब भी कल रात अक्ष की बातें याद थीं। नफरत को प्यार में बदल दूंगा मैं, जान। वो आंखें, वो आवाज, जैसे हर पल उसके आसपास मंडरा रही हो। तभी नीचे गाड़ी रुकने की आवाज आती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है, आकाश राठौड़ और कविता राठौड़ बाहर आते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त अक्ष अपने ऑफिस रूम में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। सैम, उसका असिस्टेंट, अंदर आता है। ग्रेटर देन सर, आपके पेरेंट्स शहर में आ चुके हैं। अक्ष रुकता है, पल भर कुछ नहीं बोलता, फिर धीमे से कहता है, ग्रेटर देन, माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, अंडरस्टूड। सैम सिर हिलाता है और निकल जाता है। इधर मेहता हाउस में किशोर जी और सभी लोग घर में आ जाते हैं। ईशा जी आ गए आप लोग, चलिए अंदर चलिए। सभी लिविंग रूम बैठ जाते हैं। तभी कविता जी बोलती ही, ईशा, शिवी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। कविता, शायद अपने रूम में होगी, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। वही एक सर्वेंट को शिवी को बुलाने भेज देती ही। थोड़ी देर में शिवी नीचे आती ही। वो आकाश जी को और कविता जी हेलो बोलती। शिवी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी, पर उसे देख के लग ही नहीं रहा थी कि वो इस बहुत परेशान थी। कविता जी, कैसी हो शिवी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हो आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी तरह। दोनों मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही सब लोग बातें करने लगते हैं। शाम का वक्त। शिवी गायों से मिलने कैफे में जाती। गायों, क्या हूँ वैसे, मुरझाया हुआ फेस क्यों तेरा? शिवी, 4 साल पहले की बात याद ही तुझे? वो डेविल तो तुझे याद होगा ही। हाँ याद ही, बहुत अच्छे से। वो कल रात वापस नैनीताल आ गए हैं और वो हमारे घर पार आए थे। गायों, हमें बहुत डर लग रहा, उनके पेरेंट्स भी हमारे घर आए हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि डेविल ने मेरा भाई को अपने अंदर रखा हो भी। ममोर पापा लो, वो पढ़ने गया है ऐसा लगता है। तू क्यों टेंशन ले रही, जो होता ही वो अच्छे के लिए ही होता है। दोनों ऐसे ही बात करती ही। पर ऑफिस में अंश अपने केबिन बने रूम था। रूम काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। उस रूम की खास बात तो वॉल पर लगी हुई तस्वीर थी, जो अक्ष काफी देर देख रहा था। रोशनी सिर्फ उसी पर पड़ रही थी, जैसे वो ही इस कमरे की एकमात्र जिंदगी हो। अक्ष धीरे धीरे तस्वीर के पास गया, उंगलियों से तस्वीर को छूते हुए उसकी आंखें किसी पुराने दर्द में खो गईं। तुम सोचती हो ना कि तुम मुझे 4 साल से जानती हो, पर मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। उसकी आवाज भारी थी, जैसे दिल के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। 4 साल तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी, चाहत नहीं। वो एक वजह थी जिसे अगर मैं बता देता तो शायद तुम्हारी दुनिया उजड़ जाती। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें सिर्फ मेरा जुनून दिखाई देगा। जान हो तुम इस अक्ष राठौर। कुछ सोचकर वो शिवी कॉल करता। इधर शिवी कॉल आता है, डिस्प्ले पर डेविल नेम शो हो गया था। ये डेविल मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? शिवी डरते हुए कॉल पिक करती है। तभी अक्ष बोल, इतनी देर लगती कल पिक करने में? शिवी बोलती है, आपने फोन क्यों किया ये बताए। क्यों तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? अक्ष गुस्से बोलत है, अगली बार जब भी मैं कॉल करूं तो तुरंत पिक होना चाहिए। गॉट इट। शिवी गुस्से, क्या कर लोगे अब अगर नहीं उठाया तो? अक्ष कॉल पार हूँ इसलिए इतना बोल रही हो, सामने होता तो एक वर्ड भी नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। शिवी हकलाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है अक्ष दी, ठीक ही, मैं अभी कैफे आ जाता हूँ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ओके? शिवी, आपको कैसे पता मैं कैफे में हूँ? अक्ष, तुम सांस भी लेती हो वो भी मुझे पता होता जान। अक्ष, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और शिवी आंसर जाने बिना कॉल कट कर देता है। एपिसोड 5। एपिसोड 5। जुनून की हदें। रात बहुत शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक तूफान चल रहा था, अक्ष के अंदर भी और शिवी के दिल में भी।
शिवी कमरे के कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू पर चेहरे पर गुस्सा। मुझे नफरत है आपसे, समझे आप? नफरत, उसके ये शब्द अभी भी अक्ष के कानों में गूंज रहे थे। अक्ष अपने कमरे में था, हाथ की नसें अब भी खींची हुई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में दर्द का सागर। ग्रेटर देन अक्ष धीमे स्वर में। नफरत वही कर सकता है जिसमें कहीं न कहीं मोहब्बत बची हो, जान। वो उठता है, अपनी कोट पहनता है और बाहर निकल जाता है। कल मिलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह का वक्त नैनीताल की पहाड़ियों पर सूरज उग चुका था। ठंडी हवा में हल्की धूप जैसे सब कुछ नया करने आए हो। रात को शिवी कब सो उसे पता ही नहीं चला। और इधर आकाश जी और कविता जी दोनों नैनीताल आ गए थे। किशोर जी उन्हें लेने के लिए निकाल गए थे। ईशा जी उनके आने की सारी तैयारियां करना में लगी हुई थी। शिवी बालकनी में बैठी थी, कॉफी का कप हाथ में, पर दिल कहीं और भटका हुआ। उसे अब भी कल रात अक्ष की बातें याद थीं। नफरत को प्यार में बदल दूंगा मैं, जान। वो आंखें, वो आवाज, जैसे हर पल उसके आसपास मंडरा रही हो। तभी नीचे गाड़ी रुकने की आवाज आती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है, आकाश राठौड़ और कविता राठौड़ बाहर आते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त अक्ष अपने ऑफिस रूम में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। सैम, उसका असिस्टेंट, अंदर आता है। ग्रेटर देन सर, आपके पेरेंट्स शहर में आ चुके हैं। अक्ष रुकता है, पल भर कुछ नहीं बोलता, फिर धीमे से कहता है, ग्रेटर देन, माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, अंडरस्टूड। सैम सिर हिलाता है और निकल जाता है। इधर मेहता हाउस में किशोर जी और सभी लोग घर में आ जाते हैं। ईशा जी आ गए आप लोग, चलिए अंदर चलिए। सभी लिविंग रूम बैठ जाते हैं। तभी कविता जी बोलती ही, ईशा, शिवी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। कविता, शायद अपने रूम में होगी, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। वही एक सर्वेंट को शिवी को बुलाने भेज देती ही। थोड़ी देर में शिवी नीचे आती ही वो आकाश जी को और कविता जी हेलो बोलती। शिवी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी, पर उसे देख के लग ही नहीं रहा थी कि वो इस बहुत परेशान थी। कविता जी, कैसी हो शिवी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हो आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी तरह। दोनों मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही सब लोग बातें करने लगते हैं। शाम का वक्त, शिवी गायों से मिलने कैफे में जाती। गायों, क्या हूँ वैसे, मुरझाया हुआ फेस क्यों तेरा? शिवी, 4 साल पहले की बात याद ही तुझे? वो डेविल तो तुझे याद होगा ही। हाँ याद ही, बहुत अच्छे से। वो कल रात वापस नैनीताल आ गए हैं और वो हमारे घर पार आए थे। गायों, हमें बहुत डर लग रहा, उनके पेरेंट्स भी हमारे घर आए हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि डेविल ने मेरा भाई को अपने अंदर रखा हो भी। ममोर पापा लो, वो पढ़ने गया है ऐसा लगता है। तू क्यों टेंशन ले रही, जो होता ही वो अच्छे के लिए ही होता है। दोनों ऐसे ही बात करती ही। पर ऑफिस में अंश अपने केबिन बने रूम था। रूम काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। उस रूम की खास बात तो वॉल पर लगी हुई तस्वीर थी जो अक्ष काफी देर देख रहा था। रोशनी सिर्फ उसी पर पड़ रही थी, जैसे वो ही इस कमरे की एकमात्र जिंदगी हो। अक्ष धीरे धीरे तस्वीर के पास गया, उंगलियों से तस्वीर को छूते हुए उसकी आंखें किसी पुराने दर्द में खो गईं। तुम सोचती हो ना कि तुम मुझे 4 साल से जानती हो, पर मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। उसकी आवाज भारी थी, जैसे दिल के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। 4 साल तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी, चाहत नहीं। वो एक वजह थी जिसे अगर मैं बता देता तो शायद तुम्हारी दुनिया उजड़ जाती। बता, बस कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें सिर्फ मेरा जुनून दिखाई देगा। जान हो तुम इस अक्ष राठौर। कुछ सोचकर वो शिवी कॉल करता। इधर शिवी कॉल आता है, डिस्प्ले पर डेविल नेम शो हो गया था। ये डेविल मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? शिवी डरते हुए कॉल पिक करती है। तभी अक्ष बोल, इतनी देर लगती कॉल पिक करने में? शिवी बोलती है, आपने फोन क्यों किया ये बताए। क्यों तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? अक्ष गुस्से बोलत है, अगली बार जब भी मैं कॉल करूं तो तुरंत पिक होना चाहिए। गॉट इट। शिवी गुस्से, क्या कर लोगे अब अगर नहीं उठाया तो? अक्ष, कॉल पार हूँ इसलिए इतना बोल रही हो, सामने होता तो एक वर्ड भी नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। शिवी हकलाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है अक्ष, ठीक ही मैं अभी कैफे आ जाता हूँ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ओके? शिवी, आपको कैसे पता मैं कैफे में हूँ? अक्ष, तुम सांस भी लेती हो वो भी मुझे पता होता जान। अक्ष, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और शिवी आंसर जाने बिना कॉल कट कर देता है। एपिसोड 6। शिवी कितना अजीब इंसान है। गायू कर हुआ क्यों इतना गुस्सा आप रही है? जीजू का फोन आया था। शिवी, आकाश जीजू? तेरा कोई जीजू नहीं है समझी तू। शिवी जल्ला के बोली, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी। तू ये कोल्ड कॉफी हूँ और ठंडी हो जा। शिवी, तुझे क्या मैं पागल लगती हूँ?
अगर तेरे पीछे कोई पॉसेसिव मेन पर जाए तो पता चलता, जो 24/7 आवर्स तुम पर नजर रखेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? मेरी बात तो सुन ले पहले। बोल गायू, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और मैं भी सोच लिया है, मैं भी हाँ करने वाली हूँ। लड़का एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बिजनेस है और हैंडसम भी है। तू क्या लगाता है? शिवी शोक होते हुए बोलिए, तू क्या बोल रही है? तू तो आरव से प्यार करती है ना? गायू, ऐसा थोड़ी होता है, जिसे प्यार तुम करो वो भी तुम्हें बदले प्यार करे। और रही बात मेरी, तो मैं कोई खास लड़की नहीं, ना ही इतनी सुंदर हूँ। और हाँ, तुम इस बारे भी आरव से कोई बात नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती उससे ये लगे कि भी उसे दिखाने के लिए शादी कर रही हूँ। ठीक है, भी उसे कुछ नहीं कहूंगी। पर आरव एक अच्छी लड़की खो दिया है। लड़के नाम क्या है? गायू, वीर नाम है उसका। ओह, और कब तुझे देखने आ रहे हैं? कल आ रहे हैं, तू भी आ जाना मेरे घर, ठीक है? शिवी, ठीक है, घर आ जाऊंगी। तूने ठीक से सोच लिया शादी पास बारे में? हाँ, मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स है, उनकी खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए। और कल मेरे घर आ जाना। अगले दिन शाम का वक्त, गृह में रौनक थी। आज गायू को देखने लड़के वाले आने वाले थे। पूरे घर में साज सज्जा और हलचल थी। रेखा शर्मा बार बार ये देख रही थी कि सब कुछ ठीक से लगा है या नहीं। फूलों से सजी मेज, चाय का सेट और मिठाई की प्लेटें। रेखा शर्मा थोड़ी घबराए आवाज में, मोहन जी, सब ठीक लग रहा है ना? लड़के वालों के आने का वक्त हो गया है। मोहन शर्मा मुस्कुराते हुए, सब बढ़िया है रेखा, बस तुम टेंशन मत लो, हमारी गायू सब संभाल लेगी। इसी बीच शिवी दरवाजे पर पहुंची। गायू खुश होकर, अरे शिवी, तू आ गई, चल अच्छा हुआ, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी तेरे होने से। दोनों हंस पड़ी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा शर्मा आ गए शायद। मोहन शर्मा ने दरवाजा खोला। सामने एक सुसंस्कृत परिवार खड़ा था, उनके साथ एक हैंडसम, सादगी भरा लड़का वीर। मोहन शर्मा, आइए आइए, अंदर आइए। रेखा शर्मा, ये हमारी बेटी गायत्री और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शिवी। वीर की मां मुस्कुराकर, बहुत प्यारी लग रही है आपकी बेटी। थोड़ी देर तक दोनों परिवारों में हंसी मजाक और बातचीत होती रही। माहौल में अपनापन और थोड़ा संकोच भी था। कुछ समय बाद वीर के पिता बोले, अगर आप लोग कहें तो वीर और गायू थोड़ी देर अकेले बात कर लें। रेखा शर्मा मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर के अंदर वाले गार्डन में बैठ जाए। गायू, धीरे से चलिए। वीर जी दोनों गार्डन की ओर चले गए। शिवी ने उन्हें जाते हुए देखा। गायू के चेहरे पर हल्की झिझक थी और वीर के चेहरे पर शांत मुस्कान। गायू थोड़ा नर्वस होकर, आपको जबरदस्ती तो नहीं लाई गई यहाँ? वीर हंसकर, अगर जबरदस्ती होती तो शायद मैं इतना सहज होकर मुस्कुरा नहीं पाता। गायू ने मुस्कुराकर नीचे देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। गार्डन में हल्की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। वीर और गायू आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच एक हल्की सी झिझक थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वीर ने बात शुरू की। वीर धीरे से, तो आपको पढ़ाई का ज्यादा शौक है या खाना बनाने का? गायू थोड़ा मुस्कुराकर, दोनों में से कोई नहीं, मुझे तो बस ड्राइंग करना पसंद है। जब भी मन उलझा रहता है मैं स्केच बना लेती हूँ। वीर, अच्छा, तो आप आर्टिस्ट हैं, फिर तो आपकी दुनिया रंगों से भरी होगी। गायू हंसते हुए, कभी कभी बहुत रंगीन और कभी कभी बस काला सफेद। वीर गंभीर होकर, जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी उजली कभी धुंधली। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी फिर से छा गई। गायू ने उसकी आंखों की तरफ देखा, उनमें सच्चाई थी। वो पहली बार किसी अजनबी से बात करके सुकून महसूस कर रही थी। गायू, और आपको आपको क्या पसंद है? वीर, मुझे सादगी पसंद है और सच्चाई। दिखावे से ज्यादा मैं इंसान के दिल को देखता हूँ। गायू धीरे से, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वीर मुस्कुराकर, शायद आज आपसे मिलना इसलिए हुआ कि मैं ये साबित कर सकूं कि ऐसे लोग अब भी हैं। गायू उसकी बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन उसके गालों पर हल्की लाली उतर आई। उसने नजरें झुका लीं। पास खड़ी शिवी खिड़की से सब देख रही थी, उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। उसने मन ही मन कहा, शायद यही लड़का मेरी गायू के लिए सही है। वीर ने धीरे से कहा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर हमारी बात आगे बढ़ी तो मैं आपको हमेशा मुस्कुराने की वजह दूंगा। गायू की आंखों में हल्की चमक आई। वो कुछ कह नहीं पाए, बस मुस्कुराकर उठ गई। गायू, चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। वीर, हाँ, पर ये मुलाकात याद रहेगी।
दोनों साथ अंदर की ओर चले गए और उस शाम की हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा हल्का और मुस्कुराहटों से भरा था। रेखा शर्मा और मोहन शर्मा के चेहरे पर संतोष था। उनकी गायु अब थोड़ी और परिपक्व लग रही थी, जैसे उसके भीतर कोई नई चमक आ गई हो। वीर और गायु धीरे धीरे अंदर आए। दोनों के चेहरे पर झिझक भरी मुस्कान थी। सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। वीर की मां मुस्कुराते हुए, तो क्या बात हुई? गायु धीरे से शर्माकर, जी अच्छी रही। रेखा शर्मा मुस्कुराकर, बस इतनी सी बात। सभी हंस पड़े। वीर ने आदरपूर्वक कहा, आपकी बेटी बहुत समझदार है और मुझे लगा जैसे उसे मैं पहले से जानता हूँ। वीर के पिता, अच्छा है बेटा, इंसान को दिल से पहचानना ही असली पहचान है। कुछ देर बातों का सिलसिला चला। चाय, हंसी और रिश्तों के बीच एक अनकहा सुकून था। थोड़ी देर बाद वीर के परिवार ने धीरे से प्रस्ताव रखा। वीर की मां, अगर आप लोग को कोई आपत्ति न हो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। रेखा शर्मा और मोहन शर्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो लगता है हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता। गृह में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिठाई बांटी, हंसी की आवाजें पूरे कमरे में गूंज उठी। इसी बीच गायु अपने कमरे में गई, जहां शिवी पहले से खड़ी थी। गायु ने उसे गले लगा लिया। गायु धीरे से, शिवी, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया ना? अभी भी यकीन नहीं हो रहा। शिवी हंसते हुए, अरे जब किस्मत मुस्कुराती है ना, तो वक्त भी रुकने का नाम नहीं लेता। दोनों हंस पड़ी। फिर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। गायु की आंखों में नमी थी। गायु, तू मेरे साथ हमेशा रही है, हर मोड़ पर, आज भी तू मेरे साथ है। शुक्रिया शिवी। शिवी मुस्कुराते हुए, हल्के दर्द के साथ, पागल, शुक्रिया किस बात का? तू खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। शिवी ने उसके गाल पर हल्के से थपकी दी और दोनों की आंखों में सच्चे प्यार और दोस्ती की चमक थी। खिड़की के बाहर हवा बह रही थी और शाम का आसमान नए रंगों से भर गया था, जैसे गायु की जिंदगी में भी अब एक नया रंग उतर आया हो। दोनों फैमिलियां लिविंग रूम में बैठी थीं। माहौल खुशियों से भरा था। हंसी, बातों और खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। रेखा शर्मा और मोहन शर्मा के चेहरे पर सुकून था और वीर के परिवार के लोग भी खुश नजर आ रहे थे। तभी शिवी, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, अचानक मुस्कुराकर बोली। शिवी थोड़े नटखट अंदाज में, एक मिनट, अब जब रिश्ता तय होने की बात चल ही रही है तो मुझे भी अपने होने वाले जीजू से कुछ सवाल पूछने हैं। सब हंस पड़े। गायु शर्माते हुए, शिवी, तू पागल है क्या? रेखा शर्मा मुस्कुराकर, अरे पूछने देना, लड़की है, समझदार, कुछ तो पूछेगी ही। वीर हंसते हुए, बिल्कुल पूछिए मिस इंटरव्यूअर, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। शिवी मजाक में, अच्छा तो पहला सवाल, अगर मेरी गायु कभी गुस्सा हो जाए तो आप क्या करेंगे? वीर मुस्कुराकर, सीधा जवाब, पहले उसकी पसंद का कॉफी बनाऊंगा, फिर गलती अपनी मान लूंगा, चाहे गलती मेरी हो या ना हो। सभी ठहाका लगाते हैं। शिवी हंसते हुए, अच्छा जवाब। अब दूसरा सवाल, अगर शादी के बाद उसने कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? वीर मुस्कुराते हुए, काट दूंगा, लेकिन साथ जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे शॉपिंग से ज्यादा उसका मुस्कुराना देखना पसंद है। गायु थोड़ी शर्माकर, बस भी करो अब, सबके सामने। शिवी हंसते हुए, और आखिरी सवाल, अगर मैं कभी गायु से झगड़ लूं तो आप किसका साथ देंगे? कमरे में हल्की सी मजाक भरी खामोशी छा गई। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों का, क्योंकि एक मेरी पत्नी होगी और दूसरी मेरी प्यारी साली। सभी जोर से हंस पड़े। रेखा शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, वीर, अब तो हमें यकीन हो गया हमारी बेटी को एक अच्छा साथी मिल गया। गायु ने शर्माते हुए नीचे देखा और शिवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है जीजू, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। पूरा घर हंसी से भर गया और उसी पल ये रिश्ता और भी खूबसूरत लगने लगा। रिश्ते की बात तय हो चुकी थी। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक सुकून था। कविता जी ने सबको चाय दी और फिर सब धीरे धीरे निकलने की तैयारी करने लगे। वीर अपने परिवार के साथ बाहर की ओर बढ़ा। उधर कमरे में गयो और शिवी दोनों अकेली रह गईं। गयो ने धीरे से दरवाजा बंद किया और हंसते हुए बोली, तो मिस शिवी मेहता, क्या सोच में डूबी हो? रिश्ते की बात तो मेरी हुई है, लेकिन चेहरा तेरा थोड़ा ज्यादा उतर गया है। शिवी थोड़ी हड़बड़ाए, नहीं तो बस ऐसे ही। वो बात टालने की कोशिश करती है। गयो मुस्कुराए, देख, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। जब तू चुप होती है तब तेरे दिल में कोई कहानी चल रही होती है। बता, क्या बात है?
गयो उसे ध्यान से देखती है, फिर कहती है, तू उसे अब भी याद करती है ना? शिवी तुरंत इनकार करती है, नहीं गयो, वो सब बीत गया, और वैसे भी वो अब कोई और इंसान है। वो खिड़की की ओर देखते हुए बोलती है, पहले वो सिर्फ अक्ष था, अब वो कुछ और बन गया है, शायद कोई जो मुझे पहचानता ही नहीं। गयो थोड़ा गंभीर हो गई, या शायद कोई जो अब भी तुझे भूल नहीं पाया। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पता है शिवी, जो लोग हमें अंदर से छू लेते हैं न, वो कभी पूरी तरह जाते नहीं, बस खामोश हो मेरी हैं। शिवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद तुम सही कहती हो, लेकिन अब जो रास्ते अलग हो गए हैं, उन्हें जोड़ना मेरे बस में नहीं। गयो उसके पास आकर बोली, रास्ते अपने आप नहीं जुड़ते, कोई कदम बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी वक्त हमें वहीं वापस ले जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। शिवी ने गयो की तरफ देखा, और अगर उस रास्ते के आखिर में फिर वही दर्द मिला तो? गयो मुस्कुराए, तो शायद वो दर्द ही तेरा सच है शिवी, और सच से कोई हमेशा नहीं भाग सकता। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। शिवी ने धीरे से कहा, तू बहुत बदल गई है गयो। गयो मुस्कुरा दी, और तू अब भी वही है, मासूम लेकिन अपने दिल से जिद्दी। दोनों हंस पड़ी। बाहर कार का हॉर्न बजा। वीर आवाज लगाता है, गयो चलो, सब तैयार हैं। गयो ने शिवी की तरफ देखा और कहा, चल अब निकलते हैं, पर सुन, अगर किस्मत ने तुझे फिर से अक्ष के पास भेजा तो इस बार भाग मत जाना। शिवी ने हल्की मुस्कान दी, अब की बार शायद मैं खुद नहीं चाहूंगी भागना। दोनों ऐसे नहीं बात करती रहती है। आगे क्या होगा? एपिसोड 7। रात का वक्त था। ठंडी हवा बंगले के बाहर के पेड़ों को हिला रही थी। अक्ष के घर की ऊपरी मंजिल की लाइट अब भी जल रही थी। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है। वीर बाहर निकलता है, गले में हल्का स्कार्फ, चेहरे पर थकान लेकिन नजरें साफ। वो गार्ड को इशारा करता है, अक्ष अंदर है? जी सर, स्टडी रूम में है। वीर सीधे अंदर जाता है। कमरे में अक्ष टेबल पर बैठा कुछ कागज देख रहा था। दरवाजे पर आवाज सुनकर बोला, वीर, इतनी रात को? वीर हल्की मुस्कान देता है, सोचा तेरा काम वैसे भी रात से शुरू होता है, तो वक्त सही रहेगा। अक्ष हंसता है, बोल, क्या बात है? वीर अंदर आता है, कोट उतारता है और सोफे पर बैठ जाता है। कुछ पल चुप्पी रहती है, फिर वो धीरे से कहता है, आज माँ पापा से बात हुई थी, उन्होंने एक लड़की का रिश्ता भेजा है। अक्ष हल्का सा सिर हिलाता है। तो? वीर मुस्कुराता है, तो मैंने हाँ कह दी। अक्ष की आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलकता है, इतनी जल्दी फैसला? वीर हंसता है, कभी कभी आसान फैसले वही होते हैं जो दिल नहीं, घर के लिए लिए जाते हैं। अक्ष हल्का मुस्कुराता है, मतलब तू अपनी मर्जी से नहीं, माँ बाप की खुशी के लिए कर रहा है? वीर ने सिर झुकाकर कहा, शायद हाँ, पर वो लड़की बुरी नहीं है अक्ष, उसका नाम गयो शर्मा है। शांत, समझदार, और सबसे बढ़कर माँ की पसंद। अक्ष खामोशी से उसकी बात सुनता है, फिर धीरे से बोलता है, तू अगर सुकून पा रहा है इस रिश्ते में, तो शायद यही सही है। वीर गहरी सांस लेकर बोला, सुकून मिल जाएगा शायद, लेकिन दिल से हाँ बोलने में वक्त लगेगा। अक्ष ने हल्के स्वर में कहा, दिल वक्त के साथ मान जाता है वीर, अगर हम उसे मौका दें। वीर मुस्कुराया, कभी कभी लगता है तू बहुत बदल गया है अक्ष। पहले दिल की सुनने वाला था, अब सिर्फ समझदारी की बातें करता है। अक्ष ने उसकी तरफ देखा, कभी दिल की सुनी थी तो बहुत कुछ खो दिया वीर, अब सिर्फ वक्त की सुनता हूँ। वीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद सही कह रहा है तू, माँ बाप की पसंद मान लेना भी कभी कभी सबसे बड़ा सुकून होता है। अक्ष ने धीरे से कहा, और अगर सुकून नहीं मिला तो? वीर खड़ा हुआ, तो शायद समझ लूंगा कि किस्मत को वही मंजूर था। पर एक बात बता दूं तुझको, गायु शिवी की बेस्ट फ्रेंड है, और जब उसे ये पता चलेगा कि मैं अक्ष राठौर का बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मजा आएगा। अक्ष, मैं इतना अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ, वो जब मुझे मेरे साथ देख लेगी पक्का तुझे गायु के हाथों से मार खाता नजर आएगा। वीर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा घर अपने छोटे पैकेट बड़े धमाके बहुत अच्छे से जनता हूँ। वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलती, पर जिस दिन वो मुझसे डरना बंद करेगी उस दिन तू उसे देखना कि तुझे बहुत मासूम लगती है ना, पर वो इस डेविल की क्वीन है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर पलटकर बोला, गयो अच्छी लड़की है अक्ष, शायद पहली बार लग रहा है कि कुछ चीजें अपनी जगह खुद बनाती हैं। अक्ष बस मुस्कुरा दिया, और तू हमेशा अपनी जगह बनाए रखे वीर। पर एक बात, गायु शायद पहले किसी और को लाइक करती थी। वीर ने सिर हिलाया, मुझे ऐसा लगा, पर वो मुझे खुद सच बता देगी, मुझे भरोसा है उस पर।
चल अब चलता हूँ। वो चला गया। अक्ष खिड़की की ओर देखता रहा। बाहर रात गहरी थी, पर उसके दिल में जैसे कोई पुरानी याद फिर से जाग उठी थी। जान, उस बार भी शादी में बहुत कुछ हुआ था, इस शादी में तो धमाका करना होगा। शिवी रात जाने गई घर में ही रुकी हुई थी। कमरा नर्म रोशनी में डूबा था। गायू के कमरे में हल्की हल्की वनीला की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स, खिड़की के पास सफेद पर्दे जो ठंडी हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे। बिस्तर के पास रखा टेबल लैंप कमरे में पीली चमक फैला रहा था। शिवी खिड़की के पास बैठी थी और गायू अपने बिस्तर पर टांगे मुड़े हुए बैठी थी। दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, बस बाहर की हवा और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गायू बोलती है, वीर से घर एक बार वो मिलना चाहती हूँ और मेरे बारे सब बता देना चाहती हूँ, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। शिवी यार, तेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। तेरे अरेंज मैरिज हो रही है, कितना नॉर्मल है सब। गायू, मुझसे ज्यादा तू लकी, तुझे अक्ष जैसा प्यार करने वाला मिला है। अक्ष, पेरेंट्स आए हैं ना यहाँ पर? हाँ आए हैं अंकल आंटी तो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं डेविल ऐसे क्यों है, तू खामोखा डर रही है। तेरा डेविल कितना कूल टाइप का है, तुझे कुछ नहीं पता वो कैसे इंसान है। और अंकल आंटी पक्का मेरे और उसके रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। मुझे टेंशन इस बात की है कि वो डेविल मुझे कुछ वो और दिखते हैं, घर वालों जाने कुछ और। तो अच्छी बात है ना तेरी मेरी दोनों की शादी एक साथ, सोच कितनी अच्छी बात है। तू पागल बिल्कुल जल्दी कहे कि ऐसे बातें करते करते सो जाती है। अगले दिन सुबह ही शिवी अपने घर चली जाती है। कुछ ही देर में अक्ष के माता पिता आकाश राठौड़ और कविता राठौड़ अंदर बैठे हुए थे। ईशा मुस्कुराते हुए, अरे कविता जी, आपसे मिले तो कितना समय हो गया। पिछली बार किसी फंक्शन में मिले थे शायद। कविता हल्की से हंसते हुए, हाँ वो ही दीक्षा की शादी में। आज तो बस यूं ही सोचा आपसे मिलने चले आए। किशोर, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी पुराने रिश्तों को समय समय पर याद करना जरूरी होता है। चाय नाश्ता आता है, थोड़ी देर सब सामान्य बातें करते हैं, परिवार, बिजनेस, नैनीताल की ठंडक और पुराने दिन। लेकिन माहौल में धीरे धीरे एक गंभीरता आने लगती है। आकाश राठौड़ सीधे मुद्दे पर आते हुए, किशोर जी, असल में हम आज एक खास बात को लेकर आए हैं। किशोर मुस्कुराते हुए, जी कहिए ना, क्या बात है। कविता थोड़ा संकोच से, फिर धीरे धीरे, हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी पुरानी दोस्ती अब एक रिश्ते में बदल जाए। ईशा थोड़ा आश्चर्य से, रिश्ता मतलब? आकाश, हम अक्ष और शिवी की शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। शिवी, जो रसोई से पानी लाने आई थी, सब सुन लेती है, उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। शिवी मन में खुद से धीमे स्वर में, क्या अक्ष और मैं? उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूम जाती हैं, अक्ष की गुस्से भरी आंख। ईशा थोड़ी हिचकते हुए, कविता जी, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन शिवी से हमें भी बात करनी होगी। कविता नर्म लहजे में, बिल्कुल, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, बस इतना जानते हैं कि अक्ष ने बहुत बदल दिया है। शिवी ये सब सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जानती है कि अक्ष बदल चुका है, लेकिन उसका दर्द अब भी वही है। आकाश आवाज में विश्वास के साथ, किशोर जी, आप तो जानते हैं, हमारे दोनों परिवार हमेशा से एक दूसरे के करीब रहे हैं। हमें बस इतना चाहिए कि शिवी को मौका दीजिए, वो खुद देख ले कि अक्ष पहले जैसा। किशोर थोड़ा सोचते हुए, ठीक है, इस पर बात करेंगे। अगले ही पल सबकी नजरें शिवी पर पड़ती हैं, जो अब चुपचाप वहां खड़ी है, चेहरे पर हैरानी और दिल में तूफान लिए हुए। कमरे में सन्नाटा है, केवल एक आवाज सुनाई दे रही है, घड़ी की टिक टिक, जैसे वक्त भी रुककर देख रहा हो कि अब क्या होने वाला है। अगले दृश्य में अक्ष का ऑफिस का माहौल शांत था, लेकिन भीतर एक अलग सी रफ्तार थी। अक्ष अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था, आंखों में वही ठंडापन, एक बिजनेस टाइकून की सख्त झलक। दरवाजा खुलता है और अंदर आकाश राठौड़ आते हैं। अक्ष खड़ा होता है, डैड, आप यहाँ? आकाश मुस्कुराते हुए, गंभीरता के साथ, हाँ बेटा, आज ऑफिस नहीं, बस तुझसे मिलने आया हूँ। अक्ष बैठने का इशारा करता है, कुछ जरूरी बात है क्या? आकाश धीरे धीरे, कल मैं और तेरी माँ मेहता जी के घर गए थे। अक्ष का चेहरा थोड़ा बदलता है, शिवी के पापा के घर? आकाश, हाँ, और हमने एक रिश्ता प्रस्तावित किया तेरे और शिवी के लिए। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। अक्ष के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक अजीब सी उदासी आ जाती है। अक्ष धीरे से, डैड,
आपने उनसे मेरी और शिवी की शादी की बात की। आकाश शांत स्वर में। हाँ, क्योंकि मुझे लगा अब तू तैयार है। तूने अपनी जिंदगी संभाल ली है, अब वक्त है किसी को अपनाने का। अक्ष कुर्सी से उठता है, खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। बाहर ऊंचाई से दिखती नैनीताल की झील शांत लेकिन गहराई में बहुत कुछ छिपाए। आकाश धीरे समझाते हुए, नफरत भी किसी वक्त प्यार की ही एक परछाई होती है अक्ष। वो तेरे अंदर के बदलाव को देखेगी तो शायद समझ जाएगी। अक्ष कड़वे स्वर में, शायद आप नहीं जानते मैंने उसके साथ क्या किया था। आकाश, जानता हूँ बेटा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो इंसान अपनी गलती को मानता है वही सच में बदल सकता है। अक्ष चुप हो जाता है, उसकी आंखों में पुराने दिनों की झलक उभर आती है, शिवी का चेहरा, उसकी आंखों का दर्द और वो पल जब वो उसे छोड़कर चला गया था। आकाश धीरे से, एक बार मिल तो सही उससे, अगर वो ना भी कहे तो कम से कम तेरा मन हल्का हो जाएगा। अक्ष धीरे से सिर झुका देता है, उसकी आवाज में अब भावनाएं हैं पर शब्द टूटे हुए। अगर किस्मत ने चाहा तो मिलूंगा, पर इस बार मैं उसे दर्द नहीं दूंगा। आकाश उसके कंधे पर हाथ रखता है, यही सुनना चाहता था मैं। आकाश जी वहां से चले जाते। अक्ष अब मजा आएगा, शिवी अपने पेरेंट्स की खातिर मुझसे मिल गए। सबको लगता है मैंने शिवी 4 साल पहले छोड़ा था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शिवी और भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जान आएम कॉमक कह के वो डेविल स्माइल करता है। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, शाम ढल रही थी, पर शिवी के चेहरे पर अंधेरा साफ दिख रहा था। वह कमरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे खुद से लड़ रही हो। कुर्सी पर रखी फाइलें जमीन पर फेंक दी, उसके भीतर का गुस्सा अब ज्यादा देर तक रुक नहीं पा रहा था। शिवी तेज आवाज में खुद से, हर बार क्यों मेरे साथ ही होता है। जब सोचती हूँ अब सब ठीक होगा तो कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता है। वो मेज पर रखे पानी के गिलास को पकड़ती है और टेबल पर पटक देती है। गिलास टूटने की आवाज कमरे की खामोशी को चीर देती है। शिवी गुस्से में, आंखों में आंसू। पहले वो पागलपन वाला इंसान अक्ष, और अब उसके घरवाले भी मेरे घर आकर रिश्ता लेकर बैठ गए। कौन देता है इन्हें ये हक कि वो मेरी जिंदगी का फैसला करें। वो अपनी आवाज धीमी करती है लेकिन दर्द ज्यादा गहरा हो जाता है। शिवी, 4 साल पहले उसने जैसे मुझे तोड़ा था, क्या भूल जाऊं सब कुछ। वो जो बात बात पर मुझे कंट्रोल करता था, जो मुझे हमेशा गलत समझता था, वही अक्ष अब रिश्ता लेकर भेज रहा है। वो शीशे के सामने जाती है, खुद को देखती है, आंखों में गुस्सा पर अंदर से टूटी हुई लड़की झलक रही होती है। शिवी कड़वाहट से, उसे लगता है सब कुछ पैसे से, ताकत से खरीद सकता है। हाँ, अक्ष राठौर माफिया हो, बिजनेसमैन हो या भगवान खुद क्यों न बन जाए, तू मुझे वापस अपनी जिंदगी में नहीं घसीट पाएगा। उसकी आवाज कांपती है पर शब्द तेज हैं। शिवी, कभी नहीं चाहूंगी कि मैं फिर से उसी अंधेरे में जाऊं जहां से बड़ी मुश्किल से निकली हूं। वो इंसान, वो मुझे प्यार नहीं, बस अपने अहंकार से पकड़कर रखना चाहता है। वो पलंग के किनारे बैठ जाती है, माथा पकड़कर आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शिवी धीरे से, टूटी आवाज में, क्यों आता है बार बार मेरी जिंदगी में, क्यों नहीं छोड़ देता मुझे चैन से जीने। नहीं देते। फोन की स्क्रीन पर नाम चमकता है, छोटा सा भूत, डेविल कॉलिंग। वो नाम देखकर ही शिवी की सांस रुक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर टिक जाती हैं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। वो एक पल को सोचती है, क्या सच में वो, हाँ वही था अक्ष, लेकिन अब वो अक्ष राठौर नहीं। उसके फोन में सेव नाम था डेविल, क्योंकि शिवी के लिए वो बस इतना ही रह गया था, एक अंधेरा, एक डर, एक जहर। उसने कॉल उठाने से पहले एक गहरी सांस ली, चेहरे पर गुस्सा और नफरत दोनों तैर रहे थे। शिवी सख्त लहजे में, अब क्या चाहिए तुम्हें डेविल। दूसरी तरफ से धीमी गहरी हंसी सुनाई दी, वो हंसी जो दिल तक चुभ जाए, जो यादें जगा दे और जहर भी भर दे। अक्ष आराम से, जैसे सब कंट्रोल में हो। वाह, अब तो मेरा नया नाम भी रख लिया तुमने, डेविल। हंसता है, पसंद आया, शायद मुझ पर सूट भी करता है ना। शिवी गुस्से में, तुम पर कुछ भी सूट नहीं करता अक्ष, न प्यार, न इंसानियत, न ये नकली मुस्कान। अक्ष मुस्कुराते हुए, शरारती लहजे में, अरे इतना गुस्सा, मैंने तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। सुना है तुम्हें मेरी माँ पापा मिलने आए थे रिश्ता लेकर। शिवी झुंझलाते हुए, हाँ आए थे, और मैंने साफ मना कर दिया। मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए तुमसे, न तेरे नाम से, न तेरे साए से। अक्ष धीरे से, टीजिंग टोन में, तुम्हारा गुस्सा अब भी उतना ही खूबसूरत है शिवी, पता है।
जब तुम चिल्लाती हो तो तुम्हारी आवाज कांपती है, और वो डर, वो हिचक, वही तो असली तुम हो। शिवी भड़क कर, चुप रहो, मुझे मत सिखाओ मैं कौन हूँ। अक्ष धीरे से ठंडी आवाज में, ठीक है, लेकिन ये मत भूलो, तुम्हारे फोन में नाम भले डेविल लिखा हो, पर इस बार डील सिर्फ एक इंसान से नहीं है, उस डेविल से है जो हारना नहीं जानता। शिवी हैरान होकर, क्या बकवास है ये? अक्ष अब पूरी तरह ठंडे टोन में, बिना किसी इमोशन के, तुम्हारे लिए शायद मैं बुरा था, पर तुम्हारी जिंदगी में जो आने वाला है वो मुझसे कहीं ज्यादा डरावना होगा, और जब वक्त आएगा तुम्हें याद आएगा डेविल ने चेतावनी दी थी। शिवी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, वो कांपती है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। शिवी कांपती आवाज में, अक्ष तुम कहना क्या चाहते हो? उधर से सिर्फ एक हल्की हंसी आती है, ठंडी, खतरनाक, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। अक्ष धीरे से, बस इतना कि अब खेल शुरू हो चुका है शिवी, और इस बार डेविल खुद खेल खेलने उतरा है। कॉल कट, फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर अब भी चमक रहा था, कॉल एंडेड डेविल, छोटा सा भूत। शिवी कुछ पल तक जमी रही, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सुन्न, दिल में डर, गुस्सा और अजीब सी बेचैनी सब एक साथ उमड़ आए थे। शिवी धीरे से खुद से, अब ये क्या करने वाला है, ये किस खेल की बात कर रहा था? वो धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ जाती है, पर दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, डेविल। शिवी ये क्या करना चाहते हैं? ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती है। इधर अक्ष की आंखों से नील कोसों दूर थी, शिवी की बचपन की तस्वीर देख रहा था और पुरानी याद भी चला जाता है। फ्लैशबैक, पहली मुलाकात। नैनीताल की शामें हमेशा से जादू भरी रही है, ठंडी हवा, चीड़ के पेड़ों की खुशबू, और झील के उस पार डूबते सूरज की सुनहरी परछाई। उसी शाम 14 साल का अक्ष राठौड़ अपनी मां के साथ झील किनारे बैठा था। उसकी आंखों में अब तक की दुनिया से ज्यादा सवाल थे, एक जिज्ञासु, गंभीर और चुप रहने वाला लड़का। उसके पिता आकाश राठौड़ एक रॉयल बिजनेस फैमिली के जाने माने नाम थे, और अक्ष की परवरिश में सख्ती, अनुशासन और खामोशी तीनों चीजें घुली थी। वो बच्चा अपने हमउम्रों की तरह हंसता नहीं था। किताबें, ड्राइंग और अकेलापन, यही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ कविता राठौड़ अक्सर कहती, ग्रेटर देन अक्ष, जिंदगी में सिर्फ जीतना नहीं, महसूस करना भी सीखो। और अक्ष हर बार हल्की मुस्कान देकर वही जवाब देता, महसूस करने से इंसान कमजोर हो जाता है माँ। लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी, झील किनारे वो पल। हल्की बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे झील के किनारे नावों के साथ खेल रहे थे। भीगी मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। अक्ष दूर एक पत्थर पर बैठा था, अपने स्केचबुक में झील का चित्र बना रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी, 7 साल की, सफेद फ्रॉक में, बाल हवा में उड़ते हुए, और उसकी हंसी झील से भी ज्यादा साफ। वो झील में फेंके गए पत्थर के छींटों पर हंस रही थी, जैसे हर छींटे में कोई जादू हो। अक्ष की पेंसिल रुक गई। पहली बार उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। वो लड़की शिवी मेहता थी। शायद वो किसी फरिश्ते जैसी लगी थी, मासूम, बेफिक्र और जिंदा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम, पहला एहसास। अक्ष ने अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे किसी ने उसके भीतर की बर्फ पिघला दी हो। वो उठकर झील के पास गया और कुछ दूरी से शिवी को देखने लगा। उसने अपने हाथों से पानी को छूने की कोशिश की और तभी फिसल गई। अक्ष बिना सोचे समझे दौड़ा, उस छोटी सी लड़की को पकड़ लिया। शिवी ने उसकी तरफ देखा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें डर और हंसी दोनों थे। धन्यवाद, उसने हकलाते हुए कहा, अगर तुम नहीं आते तो मैं गिर जाती। अक्ष कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? अक्ष। अच्छा नाम है, मेरा नाम शिवी है। मैं झील में अपनी परछाई पकड़ने आई थी, पर वो भाग गई। अक्ष ने पहली बार मुस्कुरा दिया। परछाई कभी नहीं रुकती, उसे पकड़ने वाले को हमेशा गिरने का डर होता है। शिवी हंसी, एक ऐसी हंसी जो अक्ष के दिमाग में गूंजने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बचपन की दोस्ती की शुरुआत। अगले कई दिनों तक अक्ष हर शाम झील के किनारे जाने लगा। वो वही लड़की रोज दिखती, कभी तितलियों के पीछे भागती, कभी अपनी गुड़िया को डांटती, तो कभी झील में पत्थर फेंकती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। शिवी की मासूमियत में जो सच्चाई थी, वो अक्ष के लिए एक राहत बन गई। ग्रेटर देन अक्ष, तुम कभी खेलते नहीं। मुझे खेलना पसंद नहीं, तो तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो?
क्योंकि बोलने से लोग झूठ बोलते हैं। तो तुम सच बोलो ना। वो बच्ची ऐसे जवाब देती थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आईना दिखा दिया हो। अक्ष पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसे समझने लगा है, बिना सवाल पूछे, बिना कुछ मांगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बरसाती दिन, एक दिन मूसलाधार बारिश होने लगी। सब बच्चे घर भाग गए, पर शिवी वहीं झील के पास खड़ी थी, अपनी छोटी छतरी से आसमान को ढकने की कोशिश करती हुई। अक्ष ने दूर से देखा और दौड़ पड़ा। पागल हो क्या? यहाँ क्यों खड़ी हो? बारिश अच्छी लगती है, भीग जाओगी तो क्या हुआ? अगर मैं भीग गई तो बारिश मुझे याद रखेगी। उस पर अक्ष को समझ नहीं आया कि ये 7 साल की बच्ची इतनी गहरी बात कैसे कर सकती है। वो चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। दोनों भीगते रहे, कोई शब्द नहीं बोले, पर दिलों में कुछ बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद अक्ष का पहला जुनून। उस दिन के बाद अक्ष हर जगह बस शिवी को देखने लगा। उसकी ड्राइंग में वही चेहरा, उसकी किताबों के बीच वही नाम, और उसके सपनों में वही हंसी। वो नहीं जानता था ये क्या है, बस इतना जानता था कि अब उसकी दुनिया उसी एक मुस्कान से चलती है। वो उसके घर के बाहर से स्कूल जाते हुए उसे देखता, कभी उसके लिए चुपके से फूल रख देता, कभी उसके लिए कागज पर गुड़िया बनाता। वो किसी को बताता नहीं था, बस चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे वो उसकी कहानी का पहला और आखिरी पन्ना हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल, एक छोटा हादसा। एक दिन शिवी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। अक्ष स्कूल से लौटते हुए वही था। वो दौड़ा और उसे उठाया। शिवी की आंखों में आंसू थे, पर जब अक्ष ने उसे पकड़ा वो मुस्कुराई। ग्रेटर देन, अब तो तू हमेशा ही मेरी लाइफ में रहेगा ना। अक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उस पल को अपनी यादों में कैद कर लिया। वो 7 शब्द उसके दिल पर ऐसे लिखे गए जैसे किसी पत्थर पर नाम खुदा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, कविता राठौड़ की नजरें। अक्ष की माँ ने उस बदलाव को महसूस किया। वो अक्सर देखती कि उनका बेटा अब झील के किनारे देर तक रुकता है। ग्रेटर देन अक्ष, कोई है वहां जिससे तू बात करता है? नहीं माँ, बस झील से। झील से, या झील में किसी की परछाई से? अक्ष चुप हो गया। कविता मुस्कुरा दी। ग्रेटर देन, कभी कभी परछाइयाँ असली होती है बेटा, बस उन्हें पहचानने में वक्त लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का वक्त बीतता गया। 2 साल बाद अक्ष का परिवार नैनीताल छोड़कर शहर चला गया। अक्ष उस दिन झील के किनारे खड़ा रहा घंटों। उसके हाथ में वो छोटी सी गुड़िया थी जो शिवी ने उसे दी थी। ग्रेटर देन, जब मैं वापस आऊंगी ना तो तू मुझे ढूंढ लेना, ठीक? और अगर तू भूल गई तो तू याद दिला देना। वो मुस्कुराकर चली गई और अक्ष की दुनिया ठहर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फ्लैशबैक का अंत। अब का अक्ष। आज जब अक्ष अपनी केबिल में बैठा हुआ है, उसकी आंखों में वही तस्वीरें घूमती हैं। वो याद करता है उस 7 साल की बच्ची को और महसूस करता है कि उसका हर जुनून, हर गुस्सा, हर पागलपन सब वहीं से शुरू हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक शिवी उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक सनक बन चुकी थी। वो धीरे से बुदबुदाता है, ग्रेटर देन, तू तब भी मेरी थी और आज भी है। कार के शीशे पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, जैसे बचपन की यादें फिर जिंदा हो गई हों। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान है। शायद उस मासूम मुलाकात ने ही उसके अंदर वो डार्क लव जगह दिया था, जो आज उसकी पहचान बन चुका है। एपिसोड 8। अमावस्या। वर्तमान में लौटते हुए कमरे में सन्नाटा था। अक्ष ने अपने हाथों में वही पुरानी ड्राइंग पकड़ी थी, उस छोटी सी लड़की की जो हंस रही थी, हाथों में पानी की बूंदें थी। वो तस्वीर सालों पुरानी थी, पर दिल पर ताज़ा जख्म बन गई थी। अक्ष की आंखों में ठंडी नमी तैर गई। धीरे से फुसफुसाया, तू तो कहती थी बारिश तुझे याद रखेगी, पर शायद मैं ही वो बारिश बन गया जिसने तुझे कभी भूलने नहीं दिया, शिवी। वो मुस्कुराया, वही डेविल स्माइल, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था, जुनून था और इंतजार की आग भी। अक्ष धीरे खुद से, अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि डेविल क्यों लौटा है। वो उठता है, टेबल से एक लाल फाइल उठाता है, उस पर लिखा है शिवी प्रोजेक्ट। उसकी नजरों में चमक है, ठंडी, योजनाबद्ध और खतरनाक। अब ये खेल दिल का नहीं, किस्मत का होगा, और इस बार कोई भाग नहीं पाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, अगली सुबह, नैनीताल की ठंडी हवा और नए सवेरे की दस्तक। शिवी जागती है, उसकी आंखों के नीचे नींद का नामो निशान नहीं। वो रात भर उस कॉल की बात सोचती रही। डेविल खुद खेल खेलने उतरा है। वो वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। नीचे से ईशा की आवाज आती है, शिवी बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, कुछ मेहमान आए हैं।
शिवी थकी आवाज में। कौन मेहमान? माँ, ईशा थोड़ी झिझक के साथ। अरे, अक्ष राठौड़ और उसके डैड आए हैं। शिवी के हाथों से कप गिर जाता है। गिलास जमीन पर टूट जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज। वो शीशे में खुद को देखती है, सांसें भारी, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। तो उसने वाकई कदम बढ़ा दिया। वो धीरे धीरे नीचे जाती है। सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजती है, हर कदम जैसे किसी तूफान की तरफ बढ़ रहा हो। लिविंग रूम में कविता राठौड़ मुस्कुराती हैं। आकाश शालीनता से बात कर रहे हैं और सोफे पर बैठा है अक्ष राठौड़। काले कोट में, सलीके से सजे बाल, लेकिन आंखों में वही ठंडी चमक। वो उठता है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। शिवी की नजरें उससे मिलती हैं। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम जाता है। वो वही आंखें थीं जिनमें कभी मासूमियत देखी थी, अब बस रहस्यमय अंधेरा था। अक्ष हल्के से मुस्कुराया। हाय शिवी, बहुत साल बाद। शिवी ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, पर आवाज में कांप थी। कहने को तो 4 साल हुए हैं, पर तू शायद वक्त से आगे बढ़ गया। अक्ष झुककर बोला, कुछ लोग वक्त से नहीं, अपनी यादों से लड़ते हैं। कविता बीच में बोलती है, माहौल हल्का करने की कोशिश में। अरे देखो, दोनों अब भी वैसे ही बात करते हैं जैसे बचपन में करते थे। शिवी की आंखें नीचे झुकती हैं। वो जवाब नहीं देती, बस चाय की ट्रे टेबल पर रख देती है। अक्ष की नजरें अब भी उसी पर टिकी हैं। वो शांत है, लेकिन उसकी हर हरकत जैसे किसी पुराने कर्ज की याद दिला रही हो। आकाश मुस्कुराते हुए, तो बेटा, अब सब तेरे ऊपर है, आगे का फैसला तुझे और शिवी को मिलकर लेना है। अक्ष धीरे शिवी की तरफ देखते हुए, फैसला तो पहले ही हो चुका है डैड। शिवी की आंखें ऊपर उठती हैं। क्या मतलब? अक्ष मुस्कुराता है, वो डेविल वाली मुस्कान। मतलब ये कि अब जो भी होगा, उसमें सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। शिवी एक पल को जड़ हो जाती है। वो समझ जाती है, ये वही खेल है जिसकी शुरुआत अक्ष ने रात को कही थी। और उस मुस्कान में जो चमक थी, वो किसी इशारे से कम नहीं थी। डेविल लौट आया है, और इस बार खेल खत्म करने के लिए। घर के हॉल में सब बैठे थे, अक्ष, उसके पापा आकाश राठौड़, माँ कविता जी, और सामने किशोर मेहता व ईशा मेहता। माहौल बहुत गंभीर था। किशोर जी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तो हम सोच रहे थे, अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर तुम लोग ठीक समझो तो अक्ष और शिवी की सगाई कर दी जाए। शिवी का चेहरा जैसे जम गया। उसके हाथ में रखा कप हल्का कांप गया। उसने हड़बड़ी में कहा, पापा, ये क्या बात कर रहे हो आप? मुझसे तो किसी ने पूछा तक नहीं। कविता जी ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। बेटा, ये तो बस एक सुझाव है, कोई जबरदस्ती नहीं। पर अक्ष की निगाहें बस शिवी पर टिकी थीं। उसकी आंखों में वो ठहराव था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह रहा था। शिवी उठी, मुझे ये सब नहीं सुनना, और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। सब एक पल को चुप। आकाश राठौड़ ने अक्ष की ओर देखा, तू बात कर उससे। अक्ष ने बस सिर हिलाया और धीरे धीरे ऊपर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे में शिवी खिड़की के पास खड़ी थी, हवा में बाल उड़ रहे थे, आंखों में गुस्सा और उलझन थी। दरवाजा खुला, अक्ष अंदर आया। शिवी ने पलट कर कहा, तुम नीचे क्या ड्रामा चल रहा था वो सब जानते थे ना, इसलिए चुप थे। अक्ष पास आया, ड्रामा नहीं था, हकीकत थी। शिवी ने तड़प कर कहा, मेरी लाइफ है अक्ष, कोई खिलौना नहीं जो तुम सब डिसाइड कर लो। अक्ष की आवाज धीमी थी, पर गहरी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद बोलो, अपनी मर्जी से। शिवी ने उसकी तरफ देखा, और अगर मैं मना कर दूं? अक्ष मुस्कुराया, कदम और करीब आए, तो भी मैं मान जाऊंगा, लेकिन दिल नहीं मानेगा। शिवी पलटकर खिड़की की ओर चली गई। तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है? अक्ष उसके पीछे आया, उसके बालों को हल्के से पीछे किया। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और सच ये है कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। शिवी ने उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज थीं। अक्ष, ये सब गलत है। अक्ष ने धीमे से कहा, गलत तो तब था जब अब नहीं। उसके इतना कहते ही कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। शिवी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अक्ष ने उसका हाथ पकड़ा, गुस्सा मुझ पर निकालो, लेकिन भागो मत। शिवी ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अक्ष, प्लीज। अक्ष और पास झुका, तुम्हें पता है न, मैं जब चाहूं तुम्हें मना सकता हूं। शिवी ने पलटकर कहा, तुम कुछ भी कर लो, मैं हाँ नहीं कहूंगी। अक्ष मुस्कुराया, ठीक है, पर याद रखना, तुम्हें इनकार करने की भी आदत नहीं है। उसकी आंखों की गर्माहट और आवाज की गहराई ने शिवी को कुछ पल के लिए रोक दिया। हवा थम गई थी,
बस दोनों की सांसों की आवाज थी। अक्ष ने धीरे से कहा, कल सुबह मिलना अकेले। शिवी कुछ कहती इससे पहले वो पलटकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ उसकी धड़कनें गूंज रही थीं। एक तरफ शिवी को अक्ष सभी सच्चाई पता है और अक्ष अपनी फैमिली सामने कुछ और, शिवी की कुछ और। वीर और गायू की सगाई की बातें हो रही है और अक्ष क्या करने वाला है आगे? क्या शिवी मिलने जाएगी